नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि लैंग्वेज पेपर में नागपुरी है, तो नागपुरी की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल MSH क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। दोस्तों, झारखंड सचिवालय, JTET या फिर उत्पाद सिपाही या फिर क्लर्कियल एग्ज़ाम या झारखंड नगर निगम का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। और झारखंड के CGL के लिए हमारे यहाँ हम MSH क्लासेस के माध्यम से आपको झारखंड CGL नागपुरी के लिए PDF भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। PDF के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज हम लोग उत्पाद सिपाही से रिलेटेड एक कविता जो कि मंजर भाग 2 है, मंजर भाग 2 में एक कविता आषाढ़ है, उससे संबंधित आज हम लोग कविता का हिंदी अनुवाद देखेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा कविता है, लेकिन इस कविता में हमने 15 से 20 प्रश्न बनाया है। एक छोटा सा कविता में अगर हम इतना प्रश्न आप लोगों के लिए बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमें अपना प्यार दिखाएं। प्यार दिखाने के लिए बस आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है। इससे ज़्यादा हम आप लोगों से और कुछ भी नहीं चाहते, बस इतना ही आप लोग हमें प्यार के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी का एक कविता जो कि मंजर भाग 2 का है, यह उत्पाद सिपाही से रिलेटेड है, आषाढ़ कविता, जिसके कवि या लेखक मेघनाथ ओहदार है। मेघनाथ ओहदार के द्वारा एक आषाढ़ कविता लिखी गई है जो कि बहुत ही बेहतरीन कविता है। इसमें बारिश के बारे में बताया गया है कि कैसे बारिश होती है, कैसे बादल आती है, बादल आने के बाद कैसे बारिश होती है और बारिश होने के बाद कैसे घटा पे अच्छा हरियाली छा जाती है, उसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कविता एक बार रीड करेंगे, उसके बाद एक एक करके इसका शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ के बाद हम लोग इसकी भावार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं कविता। मास आषाढ़ आय, मेघ मेढ़राय, घटा घेर देलक रे सोना, बूंद बारिश झमझम, बर बरखा पाए मही मुस्काय, छवि छाय देलक रे सोना, धरती धम के धम धम, इंद्रधनु छाय नैना लोभाय, बेरा फूल गेलक रे सोना, चपला चमके चमचम, झिंगुर संग लाय, बेंग गीत गाय, रिझे माइत गेलै रे सोना, मेंजूर नाचय छम छम, मेघनाथ मन भाय खेती में भुलाय, पिया जुट गेलै रे सोना, काम गुदरे दम दम। तो यह हुआ दोस्तों, इसका पूरी तरह से हम लोग एक बार रीड कर चुके हैं। अब इसकी हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या है? मेघ। मेघ का अर्थ क्या होता है? तो मेघ का अर्थ होता है दोस्तों बदरी या बादल। मही का अर्थ क्या होता है? तो मही का अर्थ धरती होता है। धरती को ही नागपुरी में मही कहा गया है इस कविता के माध्यम से। छवि का अर्थ क्या होता है? तो छवि का अर्थ सुंदरता होता है। अब हम लोग शब्दार्थ देख चुके हैं, अब हम लोग एक एक पद भाग का भावार्थ देखते हैं। चलिए, पहला पद भाग है मास आषाढ़ आय, मेघ मेढ़राय, घटा घेर देलक रे सोना, बूंद बारिश झमझम। यहाँ पे मास अर्थात यह पे आषाढ़ है। आषाढ़ एक महीना होता है जो कि अगर आप लोग हिंदी का महीना देखेंगे तो हिंदी का महीना चैत से शुरू होता है और फागुन में ख़त्म होता है, और इसी महीने में 12 महीने में एक महीना आषाढ़ का होता है। और इसी आषाढ़ महीना के बारे में कहा जा रहा है कि मास आषाढ़ आय। जब आषाढ़ का महीना आता है तो क्या होता है? इस आकाश पे क्या छा जाता है? अर्थात मेघ। मेघ अर्थात बादल। बादल पूरी तरह से क्या होता है? उमड़ने घुमड़ने लगता है, अर्थात मिड़राने लगता है। मिड़राने को भी कि अर्थात बादल जो है वह पूरी तरह से इस आकाश पे छा जाता है
और घूमने लगता है, चलने लगता है, उसी को मेड़राना कहा गया है। घटा घेर देलक रे सोना, और चारों तरफ से एकदम काला बादल पूरी तरह से छा जाता है, पूरी घटा को घेर लेता है, पूरे आकाश में अंधेरा छा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो बारिश की बूंद झमझम झमझम करते हुए धरती पे गिरती है। अर्थात जो बादल होता है, इसी बादल में पानी का अंश होता है, और वह बूंद के माध्यम से वह बूंद बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे साइंस की बात करें तो साइंस में क्या है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है, ऐसा पूछा जाता है। तो दोस्तों यह पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। तो यही पृष्ठीय तनाव के कारण जो बादल में बारिश का अंश होता है, पानी का अंश होता है, वह बूंद के माध्यम से झमझम करते हुए धरती पे गिरती है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा पदभाग। बर बरखा पाए मही मुस्काए। यहाँ पे बर बरखा अर्थात वर्षा पाके क्या होता है, यह धरती मुस्कुराने लगता है, क्योंकि गर्मी के तपिश में यह धरती पूरी तरह से तप चुकी होती है। और इस तपिश के कारण जब उस पर बारिश की बूंद पड़ती है तो यह धरती मुस्कुराने लगती है। छवि छाय देलक रे सोना, छवि छाय देलक रे सोना, धरती धम के धम धम। छवि का अर्थ होता है सुंदरता, और यह सुंदरता जो है इस पूरी धरती पे छा जाती है। किस तरह से सुंदरता छाती है, जब यहाँ पे बारिश की बूंद पड़ती है तो इसका उमस जो होता है, इसका जो तपिश होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पूरी तरह से हरियाली छा जाती है, और जब यहाँ पे हरियाली छाती है तो धरती क्या होता है, धम धम धमकने लगता है, अर्थात वह मनमोहक हो जाता है धरती। इंद्रधनु छाय नैना लोभाय, बेरा फूल गेलक रे सोना, चपला चमके चमचम। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही बारिश होता है, बारिश की बूंद इस धरती पे पड़ता है तो धरती मुस्कुराने लगती है, और धरती चारों तरफ से धरती में सुंदरता छा जाता है, और यह धरती धम धम धमकने लगता है। उसके बाद फिर बादल जैसे ही साफ होता है, बादल साफ होने के बाद इस आकाश पे क्या होता है, आकाश पे इंद्रधनुष। इंद्रधनु का अर्थ हुआ इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दोस्तों कितने रंगों का मिश्रण होता है, यह साइंस का प्रश्न है। तो इंद्रधनुष 7 रंगों का मिश्रण होता है, क्योंकि यह इंद्रधनुष में 7 रंग के मिश्रण के कारण यह इंद्रधनुष देखने में क्या होता है, बहुत ही मनमोहक लगता है, अर्थात मन को मोहने वाला होता है। तो यह इंद्रधनुष पूरे आकाश में छा जाता है, जिससे क्या होता है, कवि का जो नैना होता है, अर्थात जो आँख होता है, वह पूरी तरह से वहाँ पे लुभा जाता है, अर्थात उसकी आँख वहीं पे गड़ जाती है उस इंद्रधनुष को देखने में। और बेरा फूल गेलक रे सोना, और जब यहाँ पे जैसे ही बारिश खत्म होती है और आकाश साफ होता है, अर्थात बेरा जब खुल जाता है, अर्थात बादल जब साफ हो जाता है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि बेरा फूल गेलक रे सोना, अर्थात आकाश साफ हो जाता है। और आकाश साफ हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, चपला चमके चमचम। और इसी आकाश पे क्या होता है कि बिजलियों की कड़कड़ाहट जो होती है वह चमचम चमकने लगती है। तो यह सब चमकना, बिजली का चमकना, बेरा का खुलना और नैना का लुभाना, इंद्रधनुष का आना, ये सारे वर्षा का क्या है, वर्षा का आने का, वर्षा होने का संभावना को व्यक्त करता है। तो यह सब होने के बाद ऐसा लगता है कि फिर से बारिश होने वाली है। नेक्स्ट पदभाग देखते हैं। झिंगुर संग लाय बेंग गीत गाय, रिझे माइत गेले रे सोना, मेंजोर नाचे छम छम। यहाँ पे जैसे ही बादल होता है, बादल बनता है, बारिश होती है, उसके बाद दोस्तों हम लोग अगर गांव देहात से आप लोग भी होंगे तो आप लोग भी झिंगुर बेंग ये सब के बारे में सुने होंगे। तो झिंगुर भी क्या करता है, गीत गाने लगता है, किसके संग आके, बेंग के साथ, अर्थात मेंढक के साथ। झिंगुर एक प्रकार का छोटा जीव होता है जो कि बादल जैसे बारिश होती है तो बारिश के बाद उसका गीत आप लोगों को सुनने को मिलता है।
क्योंकि रात के अंधेरे में उन लोगों का आवाज़ बहुत ही मनमोहक लगता है। इसी के बारे में बहुत सारे हिंदी में भी कविताएं आई है झिंगुर की आवाज़ के बारे में, अर्थात उसके गीत के बारे में। और बेंग भी है अर्थात मेढक भी है। बारिश होने के बाद शाम में दोस्तों एकदम बहुत तेज़ आवाज़ से गीत गाता है अर्थात आवाज़ करता है, वह एक गीत के तरह लगता है। रिझे माइत गेलय अर्थात झिंगुर के गीत और बेंग के गीत से कवि का मन जो है वह रीझ से अर्थात खुशी से मतवाला हो जाता है, मतवाला हो जाता है। और मतवाला हो जाता है, उसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है, बारिश के बाद जो मिंजूर होता है अर्थात जो मोर होता है वह बारिश जैसे ख़त्म होता है तो मिंजूर भी बारिश की पहली फुहार के साथ ही बारिश खत्म होने के बाद इस धरती पे आती है और नाचने लगती है। और वह जब नाचती है तो अपना पंख को चारों तरफ फैला देता है, जिससे वह बहुत ही मनमोहक लगती है और वह छम छम नाचने लगती है। चलिए नेक्स्ट पदभाग देखते हैं और यह आखिरी पद है। टोटल 5 पदभाग दिया हुआ है। मेघनाथ मन भाय खेती में भुलाए, पिया जुइट गेलय रे सोना, काम गुदरे दमदम। यहाँ पे जो मेघनाथ है अर्थात हम लोग पहले ही देख चुके हैं आसार कविता का कवि मेघनाथ ओहदार जी है। और मेघनाथ ओहदार का जैसे ही बारिश होती है तो उसका मन कहाँ भा जाता है, खेती में चला जाता है, मन भा जाता है बारिश के साथ। और वह किस में जुट जाते हैं, खेती के कार्यों में जुट जाते हैं और जिससे वह पूरी तरह से भूल जाते हैं हर चीज़ को और खेती में ही अपने आप को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे आगे कह रहा है पिया जुइट गेलय रे सोना, काम गुदरे दमदम। अब यहाँ पे पिया का अर्थ पूरे कृषक समुदाय के बारे में बात कर रहा है। यह सारा जो कृषक समुदाय है वह पानी के बाद पूरे अपने तरह से खेतों के कामों में जुड़ जाते हैं और काम को गुदरे दमदम अर्थात काम को बहुत ही तेज़ी से ख़त्म करने लगते हैं, जिससे काम बहुत जल्दी दमदम की तरह एकदम अचानक में काम खत्म हो जाता है, क्योंकि सारे लोग हर चीज़ को भूल के खेती के कामों में जुट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आसार कविता का हिंदी अनुवाद हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, नागपुरी कविता आसार कौन किताब में संकलित है। नागपुरी कविता आसार जो है वह किस किताब में संकलित है, तो दोस्तों यह मंजर भाग 2 किताब में संकलित है। मंजर भाग 2 जो कि उत्पात सिपाही का सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग एक कविता देख रहे हैं जो कि आसार है। तो आपसे आसार कविता कौन किताब में है पूछा गया, तो मंजर भाग 2 में। मंजर भाग 2 का कविता इनमें से कौन है, तो आसार मंजर भाग 2 का एक कविता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। नागपुरी कविता आसार कर कवि, यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। आसार कर कवि कौन है कै। नागपुरी कविता जो मंजर भाग 2 में है उसमें उसका लेखक कौन है, तो लेखक कौन है दोस्तों, तो मेघनाथ ओहदार जी आसार कविता को लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेघनाथ ओहदार ही आसार कविता के लेखक हुए, ठीक है, कवि हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर। नागपुरी कविता आसार में कै ठो पदभाग देवला है। नागपुरी कविता आसार में कितना पदभाग दिया हुआ है, तो कितना पदभाग है दोस्तों, तो 5 पदभाग दिया हुआ है। क्योंकि पदभाग से जब पिछले बार इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पदों की संख्या पूछा गया है, तो हम लोग आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न रहेंगे, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आसार कविता में टोटल कितने पदभाग है, तो 5 पदभाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर। नागपुरी कविता आसार में कौन महीना का वर्णन है। नागपुरी कविता जो आसार है दोस्तों, इसमें किस महीना का वर्णन है, तो किस महीना का वर्णन है दोस्तों, आषाढ़ का ही वर्णन है। आषाढ़ हिंदी का एक महीना होता है जिसे आसार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर। मेघ कर अर्थ का होवेला। मेघ का अर्थ आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। मेघ का अर्थ 2-3 होता है, तो यहाँ पे बादल होगा, पानी होगा, बिजली होगा या सौभे होगा। तो मेघ का अर्थ बादल भी होता है
और अगर हम लोग सादरी भाषा में या नागपुरी भाषा में कहेंगे तो नागपुरी भाषा में बदरी भी हो सकता है या बादल भी हो सकता है, दोनों वर्ड रहेगा। दोनों में से जो दिख जाए, अगर दोनों रहे तो आप दोनों को टिक लगाइएगा, अगर दोनों में किसी एक भी रहेगा तो उसको आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में गलती नहीं कीजिएगा, एकदम इसी तरह के आसान प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। मही माने का हुएला। मही का अर्थ आपको बताना है कि मही मतलब क्या होता है। जो दोस्तों हम लोग शब्दार्थ में देखे थे मही का अर्थ क्या था, तो मही का अर्थ क्या होता है, मही का अर्थ धरती होता है। धरती को नागपुरी में मही कहा गया है इस आसार कविता के अंतर्गत, ठीक है। मही, मही मतलब धरती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। नैना कर अर्थ बताओ। नैना का अर्थ आपको बताना है कि नैना का अर्थ क्या होता है, जो जिसमें कवि का नैना क्या होता है, नैना लुभा जाता है। नैना किस चीज़ में लुभाता है, तो इंद्रधनुष को देखने में लुभा जाता है। तो इसी नैना का अर्थ आपको बताना है। तो किस चीज़ से देखेगा दोस्तों, तो आँख से देखेगा, तो आँख को ही नैना कहा जाता है। बहुत सारा गाना भी है, नैनों से तीर मारे, अर्थात नैनों से इशारा करना को ही, अर्थात आँखों से इशारा करने को ही नैनों से तीर मारना कहते हैं। तो इस तरह से नैना का अर्थ क्या होगा, आँख होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। हेठे देवल पद भाग कौन कविता से आहे। इस तरह से पद भाग भी दे देगा और आपसे पूछा जाएगा यह पद भाग कौन किस कविता का है, ठीक है। मेघनाथ मन भाई खेती में भुलाए, पिया जुइट गेलय रे सोना, काम गुदरे दमदम। अर्थात काम गुदरे अर्थात काम जो गुजरता है अर्थात समाप्त होता है वह क्या होता है, दमदम होता है, अर्थात जल्दी जल्दी होता है। तो यह किस कविता का है, किस कविता का यह पदभाग है, तो हम लोग आसार कविता पढ़ रहे हैं तो यह स्वाभाविक है कि आसार कविता का ही एक पदभाग होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 9 नंबर का प्रश्न। कौन मास में मेघ मेढ़राय लागेला। कौन सा ऐसा महीना है जिसमें मेघ जो है अर्थात बादल जो है वह मेढ़राने लगता है, अर्थात बादल पूरी तरह से छाने लगता है। तो यह किस महीना में होता है, तो दोस्तों यह आषाढ़ महीना में भी होता है, ठीक है। आषाढ़ महीना में बादल छाता है और बारिश होने लगता है। बारिश की शुरुआत आषाढ़ से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। आषाढ़ मास में का मेढ़राय के गोटा घटा के घेर देवेला। आषाढ़ माह में ऐसा क्या जो है वह मेढ़राता है और पूरे घटा को घेर लेता है। तो क्या घेर लेता है दोस्तों, जो पूरी घटा को घेर लेता है तो वह क्या होता है, मेघ होता है, अर्थात बादल होता है, जो पूरी तरह से मेढ़राता है अर्थात उमड़ता घुमड़ता है, अर्थात पूरी तरह से चलता है। इस तरह से लगता है कि वह पूरी तरह से एक गुच्छे में जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कभी कभी जो बादल का प्रकार होता है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी के पार्ट में बादल के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिएगा तो इन सारे को हम लोग जीएस पेपर के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, कि बादल का कितना प्रकार होता है, क्योंकि यह बादल के प्रकारों से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हो सकता है आगे आने वाले दौर में हमारे जेएसएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मेघ जो है अर्थात बादल जो है वह पूरी तरह से मेढ़राता है, अर्थात उमड़ता घुमड़ता है और पूरे घटा को घेर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। बरखा पाए के कौन मुस्काए लागेला। बरखा पाने के बाद अर्थात वर्षा होने के बाद कौन जो है वह मुस्काने लगता है। तो कौन मुस्काने लगता है, तो दोस्तों मही मुस्काने लगता है, धरती मुस्काने लगता है या ज़मीन मुस्काने लगता है। यह सभी एक ही चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। ज़मीन को ही धरती कहा जाता है और धरती को ही मही कहा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर सौभे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह सब पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ठीक है। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं, एक शब्द का अनेक शब्द को ही हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची शब्द कहेंगे। और पर्यायवाची शब्द से आपको क्वालिफाइंग पेपर में हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको नागपुरी में भी ग्रामर में पूछा जाएगा। तो इस तरह से याद रखना है आपको, धीरे धीरे करके आप सबको देखते जाइए तो बाद में यही चीज़ आपको आसान लगने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
12 नंबर, कवि कर नैना के कौन लोभाएला। कवि का जो नैना है अर्थात जो आँख है उसको कौन लुभा लेता है। तो कौन लुभा लेता है दोस्तों, तो इंद्रधनु लुभा लेता है। ठीक है, अर्थात इंद्रधनुष जब छाता है तो वह कवि के नैने को अपने तरफ मोहित कर लेता है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चपला माने का होवेला। तो चपला किसको कहा गया है दोस्तों, इस कविता में चपला जो है वह बिजली को कहा गया है। जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि अब बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे चपला जो है वह किस तरह से चमकती है, तो चमचम करके चमकती है और पूरे क्या होता है, पूरे इस धरती को उजाला कर देता है। इस तरह से चमकती है। तो यहाँ पे चपला किसको कहा गया है, तो बिजली को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। आषाढ़ मास में कौन गीत गावेला। आषाढ़ मास में कौन गीत गाता है, तो दोस्तों कौन गीत गाने का बात हुआ है, यहाँ पे झिंगुर भी गाता है। लेकिन झिंगुर किसके संग में किसके संग आ जाता है, बेंग के संग अर्थात मेढक के संग। तो यहाँ पे मेढक के बारे में एग्जैक्ट कहा गया है। वैसे झिंगुर भी गाता है लेकिन इस कविता में झिंगुर के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। गीत गाने के बारे में सिर्फ झिंगुर के बारे में कहा गया है। वह मेढक के संग आता है और मेढक गीत गाता है। ठीक है, लेकिन झिंगुर भी गाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। मिंजूर कैसन नाचैना। मिंजूर जो है अर्थात मोर जो है वह किस तरह से नाचता है। पहला ऑप्शन है छम छम, दूसरा चम चम, तीसरा दम दम और चौथा धम धम। तो धम धम क्या होता है दोस्तों, धम धम धरती धमकता है अर्थात धम धम धरती क्या होता है, महकता है। ठीक है, खुशबू बिखेरता है। दम दम क्या होता है, तो दम दम काम समाप्त होता है। चमचम क्या होता है, तो चमचम बिजली चमकती है। तो यहाँ पे मिंजूर अब एक ही बच रहा है मिंजूर के लिए। तो मिंजूर जो है वह छम छम नाचती है। ठीक है, मिंजूर जो है वह कैसा नाचेगा, तो छम छम नाचती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। केकर मन रिझे माइत गेलै। और इस कविता में किसका मन रीझ से अर्थात बारिश की खुशी से किसका मन मतवाला हो जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो किसका हो जाता है दोस्तों, तो कवि का मन जो है वह बारिश के बाद उसका मन मतवाला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि होगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर और यह इस कविता का आखिरी प्रश्न है। छवि माने का होवेला। छवि का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है धरती, दूसरा बद्री, तीसरा सुंदरता और चौथा बरखा। तो क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से जो झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड दोस्तों हम सारा सिलेबस पढ़ा चुके हैं नागपुरी का। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर नागपुरी सीजीएल के लिए चाहिए तो एमएसएस क्लासेस सर्च कीजिएगा और उसके प्लेलिस्ट में जाके आप सीजीएल का क्लास देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।